नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं शिवम सर मैकेनिकल। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर 30 मिनट 30 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों का पार्ट 8। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो सीरीज है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, नॉट ओनली फॉर आरआरबी जेई बट अपकमिंग एग्जाम जैसे कि अभी एसएससी जेई आने वाला है। एंड आई विल से कि अब आप एसएससी जेई को टारगेट करो। अलॉन्ग विद दैट जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उन सभी में आपको फायदा मिलेगा, चाहे वो एसजेवीएन का एग्जामिनेशन हो, एएआई का हो या फिर कोई भी हो। जहां पे भी टेक्निकल पूछा जाएगा वहां पर आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। क्वेश्चंस काफी मिक्स्ड और काफी बढ़िया तरीके से मैं डिजाइन कर रहा हूं सो दैट आप लोगों को फायदा भी हो। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आगे आने वाला है या फिर कोई नया क्वेश्चन बने वो भी आप लोगों से बन जाए, और साथ में आप लोगों की जो तैयारी है वो ऐसी हो कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो इसी तरीके से तैयारी करना है। 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाते हैं और आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Now the question is saying that the two parallel and coplanar shafts are connected by। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया पैरेलल शाफ्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोल दिया कोप्लेनर। कोप्लेनर कहने का मतलब होता है एक ऐसा शाफ्ट, जस्ट अ सेकंड, चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूं। कोप्लेनर, प्लेनर मतलब प्लेन में, और कोप्लेनर कहने का मतलब जो एक ही प्लेन में हो, तो एक ही प्लेन में और पैरेलल हो ऐसे शाफ्ट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली किस गियर से करते हैं, उस गियर का नाम है आप लोगों का स्पर गियर, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पर गियर। स्पर गियर विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट for the flow through pipes the coefficient of friction is given as। very good, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को आंसर दिख भी रहा होगा इसमें, है ना। आप सभी लोगों को थोड़ा सा और सिखा देता हूं सो दैट आप लोगों को फिर डाउट ना रहे इस तरीके के टॉपिक्स में। ओके, सबसे पहली चीज तो गाइस ये जानिए कि इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछा है। यहां पर दो चीजें हैं जो सीखने वाली हैं और दो चीजें हैं जो जाननी है, राइट। पहला क्या जानना है, फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। क्या जानना है, फ्रिक्शन फैक्टर। और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जब मैं फ्रिक्शन फैक्टर के बारे में बात करूंगा इसकी वैल्यू होती है 64 अपॉन आर ई, ठीक है। क्या होती है, 64 अपॉन आर ई। आर ई इज द रेनॉल्ड्स नंबर। और जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करूंगा ये जो होता है ये होता है 16 अपॉन आर ई। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने 64 अपॉन आर ई लगाने के लिए सोचा था मत लगाना, ये घनघोर गलत आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए था 16 अपॉन आर ई। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इन द इक्वेशन फॉर द कैपिलरी राइज, ओके, और फॉल of a liquid is H equals to 4 sigma cos theta upon WD। ये तो पता है हमें। The value of the theta for adhesive material is। अब देखो adhesive material कहने का मतलब क्या है, फेविक्विक, फेविकोल नहीं। अधेसिव मटेरियल बोलने का मतलब हो जाता है जो कि आप लोगों की जो कैपिलरी ट्यूब है उसके साथ चिपके, है ना, ग्लास के साथ चिपके। वो तो वाटर भी कर देता है। और अगर वाटर का मैं देखूं तो यहां पर जो अधेसिव मटेरियल की बात कर रहा है ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है वाटर की। और अगर इसी को मैं थोड़ा सा और एड ऑन करूं तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि भाई ये जो वाटर है, वाटर में क्या होता है, अधेशन ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, अधेशन इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो कांटेक्ट एंगल है वो 60 डिग्री होता है ना। अब 60 डिग्री होने की वजह से वाटर यहां पर अधेशन करेगा, फिर उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कैपिलरी राइज देखने मिलेगा, ठीक है। कैपिलरी राइज देखने मिलेगा। अधेसिव मटेरियल के लिए वाटर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसका एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। नियरेस्ट वैल्यू अगर यहां पर देखी जाए तो 0 डिग्री काट दो, 95 डिग्री काट दो, आंसर मुझे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो 40 क्यों लगा है, क्योंकि 60 ऑप्शन में नहीं था, लेकिन अगर 60 में ये काम कर रहा है तो भाई 40 डिग्री में भी करेगा, इसलिए मैंने इस पे आंसर लगाया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन इन अ बेल्ट इज मेट व्हेन द टोटल टेंशन इन द बेल्ट इज इक्वल टू। अब देखो गाइस यहां पर दो चीजें समझने की है। सबसे पहली बात, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन इन अ बेल्ट मतलब बेल्ट से मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन हो, और उस समय जो टोटल टेंशन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि जो टेंशन है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, टी से। और अगर ये टी मैक्स की वैल्यू है तो टी मैक्स इज नथिंग बट एक रिजल्ट था जिसमें टी मैक्स इज 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ये एक रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो आप लोगों को यहां पर जो पढ़ना है या फिर डिटेल में जाना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन पढ़ना है, टोटल टेंशन पढ़ना है, किसमें, बेल्ट एंड
पुली एंड बेल्ट ड्राइव जो हम पढ़ते हैं, बेल्ट ड्राइव बेसिकली उसमें पढ़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द प्रोसेसेस गिव्स द लीस्ट सरफेस रफनेस। अब देखो इन्होंने बोल दिया इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो लीस्ट सरफेस रफनेस देती है। लीस्ट सरफेस रफनेस कहने का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम स्मूथनेस। लीस्ट वर्ड जो है वो किसके लिए लगाया जा रहा है मेरे लाल, लीस्ट वर्ड लगाया जा रहा है सरफेस रफनेस के लिए। अगर रफनेस सरफेस में नहीं है या फिर सरफेस रफनेस लीस्ट है तो मतलब स्मूथनेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी स्मूथनेस, राइट। अब मैक्सिमम स्मूथनेस आपको किस में देखने मिलेगी, टर्निंग में बिल्कुल भी नहीं, जो मिलिंग है बिल्कुल भी नहीं, फाइलिंग में भी दिखती है लेकिन इतनी नहीं दिखती। लैपिंग एक सरफेस स्मूथनेस की प्रोसेस हो सकती है क्योंकि एक फिनिशिंग प्रोसेस में आता है, राइट। और ये लैपिंग वगैरह करते हैं और लैपिंग से आप लोगों को काफी ज्यादा स्मूथनेस मिलती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज द लॉ ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। आंसर मैं देना चाहूंगा एंट्रोपी। बेसिकली लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में जब मैं बात करता हूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ऑल्दो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, बट स्पेशली कैटेगोरिकली इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देन यू विल गेट टू नो दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल टेल यू अबाउट लो ग्रेड एनर्जी एंड हीट लॉस, एंड फ्रॉम देयर यू विल सी कि हमें क्या देखने मिल रहा है, एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी आती ही हीट लॉस के बेसिस में है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सुपरहीटिंग ऑफ द स्टीम इन द सुपरहीटेड रीजन इज डन एट, वाह भैया, सुपरहीटिंग ऑफ द स्टीम इन सुपरहीटेड रीजन, तो सबसे पहले तो मुझे सैचुरेशन कर्व बनाने दो। अब यहां पर मुझे सुपरहीटिंग ऑफ स्टीम देखनी है तो वो किसी एक कांस्टेंट प्रेशर में ही होगी, राइट। किसी एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर ही आप देखते हुए जाओगे कि ये जो प्रेशर है ये उतना नहीं रहेगा लेकिन टेंपरेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ द स्टीम, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ ड्राई स्टीम इन द वॉल्यूम ऑफ 3 kg ऑफ द ड्राई स्टीम इज नोन एज। देखो बहुत फर्जी सा फुद्दू सा क्वेश्चन है ना। अब क्यों फुद्दू सा है ये भी आप सभी लोगों को बताता हूं। गाइस देखो इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ द ड्राई स्टीम फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ 3 kg ऑफ द ड्राई स्टीम। अब देखो 3 kg जो दिया हुआ है ये क्या है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, राइट। अगर मैं यहां पर लिख दूं टोटल वॉल्यूम की जगह तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वॉल्यूम कितना है, आपका 3 kg है। सैचुरेटेड वॉल्यूम ड्राई स्टीम के बारे में बात कर रहा है तो सैचुरेटेड वॉल्यूम भी आपका कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। 1 kg भी सैचुरेटेड वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा ना ये होगा 1 kg। समझ में आ रहा है गाइस, जब भी हम यहां पर स्पेसिफिक वर्ड का यूज करते हैं तो ये ओनली एंड ओनली फॉर 1 kg लिया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 kg को मैं क्या बोलूंगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लाल, इसको दिमाग में रखना, राइट। स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 kg से लिया जाएगा, टोटल वॉल्यूम 3 kg से लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है डियूरेशन ऑफ फीड वाटर इन अ रेनकाइन वेपर साइकिल इज कैरीड आउट बिकॉज इट रिड्यूसेस। अब देखो गाइस मैंने आप सभी लोगों को ड्यूरेशन के बारे में बताया था। एक पुराना सेशन जो 30 मिनट 30 क्वेश्चंस को और 100 सवाल 100 मिनट में जो मैंने करवाए थे उसमें ड्यूरेशन के बारे में बताया था कि ड्यूरेशन की प्रोसेस होती है। अब ड्यूरेशन की प्रोसेस में होता क्या है ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली जब भी कभी मैं ड्यूरेशन में जाता हूं तो ड्यूरेशन क्यों होता है, तो ड्यूरेशन की प्रोसेस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा बॉयलर है ना, फीड वाटर है, फीड वाटर बॉयलर के अंदर जाएगा, बॉयलर की जो शेल है उन शेल के अंदर क्या करेगा, कोरोजन करेगा। और वो कोरोजन किसकी वजह से होता है भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से होता है ना। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर कोरोजन कॉज्ड बाय ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ अ स्टीम टरबाइन कांस्टेंट फॉर वेरियस लोड कंडीशन इज नोन एज। अब क्या आप लोगों ने इंजन में भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। कह रहा है वेरियस लोड कंडीशन है, उसके बाद भी मैं स्पीड ऑफ स्टीम टरबाइन को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो ये चीज क्या कहलाएगी, कूलिंग कहलाएगी, बिल्कुल नहीं। रीहीटिंग कहलाएगी, बिल्कुल नहीं। ब्लीडिंग कहलाएगी, बिल्कुल नहीं। क्या कहलाएगी, गवर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्निंग। हम गवर्न कर रहे हैं कि स्पीड हमारी नहीं बढ़नी चाहिए फॉर द वेरियस लोड कंडीशन, राइट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि एलपीजी है क्या, है ना। तो एलपीजी में हमें पता है ब्यूटेन मिलता है,
क्या मिलता है? ब्यूटेन मिलता है ना। तो ब्यूटेन तो इसका आंसर है, साथ में ब्यूटेन एंड इथेन होगा या ब्यूटेन एंड प्रोपेन होगा, ये है क्वेश्चन। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो ब्यूटेन एंड प्रोपेन के लिए बनाई गई है ना। कुछ मामले में हम इथेन भी मिलाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली आप लोग प्रोपेन और ब्यूटेन देखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है इफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर द डायमीटर्स ऑफ द रनर एंड जेट, ओके, ऑफ द पेल्टन व्हील रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ द बकेट्स ऑन द रनर इज गिवन बाय। तो देखोगे इस नंबर ऑफ बकेट का क्वेश्चन आप लोगों से एसएससी जेई में भी पूछा गया था, ठीक है। अब नंबर ऑफ बकेट पूछ लेगा या फिर फॉर्मूला पूछ लेगा। अगर पूछता है तो इसको हम नंबर ऑफ बकेट को n बोलते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 15 प्लस ऑफ 2 नीचे आता है ना, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू 2, दिस इज द फॉर्मूला, राइट, नंबर ऑफ बकेट्स का। जहां पर जो आप लोगों को डी मिल रहा है कैपिटल डी, ये क्या है? रनर का डायमीटर, और जो स्मॉल डी मिल रहा है ये है आपका जेट का डायमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट हाउ टू अवॉइड द कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब देखोगे इस कैविटेशन से आप सभी लोगों को पता है, सिर्फ एक ही चीज अगर आप पकड़ लोगे, बबल फॉर्मेशन, तो आपका काम बहुत इजी तरीके से होगा। क्या होगा? बहुत इजी तरीके से। कैविटेशन मतलब क्या होता है? बबल फॉर्मेशन। अब बबल फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो यहां पर आप लोगों को पता है बबल फॉर्मेशन कब होता है? जब आप लोगों का वेपर प्रेशर पीवीएस इज ग्रेटर देन योर एक्सटर्नल प्रेशर। तो अब कैविटेशन ना हो, लिखा है हाउ टू अवॉइड द कैविटेशन, कैविटेशन ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे? अपने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाओगे। अब यहां पर ऑप्शन देखना, ऑप्शन में जहां पर भी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने की बात हो रही हो वो ऑप्शन सही होगा। कह रहा भाई लोअरिंग द सक्शन प्रेशर, काट दो एक्सटर्नल प्रेशर, सक्शन प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल ही तो है, ठीक है, वो लोअर कर रहे हैं। बाय लोअरिंग द डिलीवरी प्रेशर, डिलीवरी प्रेशर से भी काट दो, क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं आएगा। तो डिलीवरी करने के लिए ना, डिलीवरी में आप कम रखो ज्यादा रखो, उससे मुझे लेना देना नहीं है भाई, मेरा सक्शन देखना है मुझे, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कैविटेशन हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, है ना। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाहर क्या हो रहा है वो तो बात की बात है। ओके भाई, इंक्रीजिंग द सक्शन प्रेशर, ये देखो ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज करोगे सक्शन प्रेशर तो ये प्रेशर इंक्रीज होगा, तो जो पीवीएस वाली वैल्यू है ये नहीं हो पाएगी, ये आपको नहीं लाना है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू अ लॉक, ओके, द फॉलोइंग इज अप्लाइड। भाई ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। गाइज आप लोगों ने की देखी होगी, बोलो हाँ देखी है, क्या हल्के में ले रहे हो क्या सर? नहीं भैया, हल्के में क्यों लेंगे हम आपको? आपको लगता है हम आपको हल्के में लेंगे? ओके, दिस इज द की। अब अगर इस की को मैं ताले में डाल करके घुमाऊंगा, तो अगर तुम लोग फील करो तो मैं एक फोर्स लगाऊंगा इस जगह पर और सेम फोर्स में लगाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन पे, और ये फोर्स किसी एक डिस्टेंस से कनेक्टेड होगा, राइट। जब इस तरीके का कोई लोड बनता है, इस तरीके का कोई भी चीज बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग या तो टॉर्क बोलते हैं, राइट, या ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। यहां पर मोमेंट लिखा हुआ है, मोमेंट कैन बी द आंसर, बट मोमेंट जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया। जब हम कपल के बारे में बोलेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी बॉडी विद सम डिस्टेंस इज नोन एज अ कपल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर, ओके, सरफेस टेंशन सिग्मा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखो भाई ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है। सरफेस टेंशन के बारे में बात कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर बात कर रहा है। अब सरफेस टेंशन अगर देखा जाए तो या तो वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, भाई सिंपल सी बात है, फोर्स के ऊपर, अट्रैक्टिव फोर्स ही तो लग रहा है, बॉन्ड के अट्रैक्टिव फोर्स उसी के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है ना। अब इन्होंने बोल दिया है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बताना है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बताने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कि भैया अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं या फिर घटाऊं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से मेरे डेंसिटी में क्या फर्क पड़ रहा है? क्या डेंसिटी घट बढ़ रही है? अब आप बोलोगे सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा, सॉरी, प्रेशर का जो आप इसमें लेकर के जाते हो, है ना, कैपिलरी राइज वगैरह जब हमने पढ़ाया तो क्या पढ़ा है? 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। अच्छा चलो ये भी छोड़ो 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 छोड़ो, इसको छोड़ो। आपको डेंसिटी पता है क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, यही पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ओके, अगर मैं यहां से W की वैल्यू निकालूं तो W क्या हो जाएगा? रो इंटू जी, राइट।
अब रोजी की वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो क्या हो जाएगी, mg डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो गाइस ये जो mg है ये कहीं ना कहीं फोर्स को दिखा रहा है, फोर्स को, बताइए क्या कहीं ना कहीं फोर्स को दिखा रहा है? बिल्कुल दिखा रहा है, बिल्कुल सही बात है सर जी। अब इन्होंने बोल दिया है कि भैया फोर्स आप लोगों का जो है वो आप लोगों को देखने के लिए डब्ल्यू से, दैट इज जो रोजी से देखने के लिए मिल रहा है। और यही जो फोर्स है, अगर मैं सिग्मा के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब गाइस यहां पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, रीजन बता रहा हूं क्यों। रीजन ये है कि जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं, वाटर की प्रॉपर्टी 0 से 4 डिग्री और 4 से 100 में बदलती हुई जाती है, लेकिन 0 से 4 और 4 से 100, मैं अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में भी बोलूं तो 4 से 100 के बीच में मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर 4 से 100 के बीच में डिस्कशन करूंगा तो तुम लोग को पता है कि अगर मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाऊंगा तो इस केस में क्या होगा, मेरा डेंसिटी डिक्रीज होगी, राइट। भाई 4 से 100 अगर जा रहे हो तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और 100 से अगर 4 आ रहे हो तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये वाली बात तो मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर। अगर 4 से 100 जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, 100 से 4 आएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रोजी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर रोजी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो सिग्मा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो भी इंक्रीज होगा। तो मतलब यहां पर क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर को गिराऊं अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं इस ऑप्शन के हिसाब से चलना चाहूं तो टेम्परेचर गिरेगा तभी जाके सरफेस टेंशन बढ़ेगा, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं आप सभी लोगों को फिर से बता दूं ये क्वेश्चन अधूरा है, अधूरा मैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिस में चल रहा हूं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जाऊंगा तो इसी का ही उल्टा होने लग जाएगा, राइट। इट विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है। लेकिन अगर इन जनरलाइज्ड फॉर्म में आपसे पूछा जाए, अगर एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आओगे, ये याद रखना। क्योंकि 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ 4 डिग्री की बात हो रही है, लेकिन यहां पर 4 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 96 डिग्री तक की बात हो रही है ना, 96 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज। गाइस देखो ये जितनी भी चीजें बनाई गई है ना, ये सारी चीजें प्रेशर ऑन द फ्लूइड एट अ पॉइंट विल नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, एक्चुअली ये होता है, लेकिन ये कब होता है, जब फ्लूइड स्टैटिक होता है ना। लेकिन यहां पर फ्लूइड अगर मूव कर रहा है तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो पास्कल लॉ लगाया जा रहा है, ये नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल सी सही बात है, पास्कल लॉ यहां पर नहीं लगता, तो पास्कल लॉ स्टैटिक फ्लूइड में लगता है। अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो नहीं लगेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है। फिर उसके बाद और देख लेते हैं विस्कस एंड मूविंग, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, मुझे दो दो ऑप्शंस मिल गए ना, विस्कस भी मिल गया, मूविंग भी मिल गया। भाई विस्कस तो होगा, है ना, विस्कस तो फ्लूइड होता ही होता है, साथ में अगर मूव भी कर रहा है तो ये वाली कंडीशन कभी नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मरकरी इज ड्यू टू मोस्ट घिसा पिटा, मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है, बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि गूगल में आज भी इसका आंसर सरफेस टेंशन दिया है, जो कि गलत है, एब्सोल्युटली गलत है, एब्सोल्युटली। बिकॉज इन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी के बारे में बात करी है। सरफेस टेंशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज अ फिनोमिना। सरफेस टेंशन इज अ फिनोमिना ऑफ कोहेशन। कोहेशन की वजह से हम सरफेस टेंशन को देख पाते हैं, और अगर कोहेशन की वजह से देख पाते हैं ना, कोहेशन इज अ प्रॉपर्टी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी कोहेशन की वजह से ही तो सरफेस टेंशन आया है, तो सरफेस टेंशन ही आंसर होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता मेरे लाल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम समझो, अगर मैं सरफेस टेंशन को गलत कह रहा हूं तो गलत मतलब ये नहीं कि ये गलत ही है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत है। The phenomena of this is because of surface tension. Mercury does not wet the glass, and the phenomena behind this is surface tension. But the property of the mercury is cohesion.
सरफेस टेंशन मरकरी की प्रॉपर्टी में तुम नहीं लेकर के जा सकते, है ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा सर जी ऐसा है, तो अगर तुम इसी को उल्टा कर दो, मैं बोलूं वाटर वेट द ग्लास बिकॉज ऑफ, तो तुम क्या बोलोगे? सरफेस टेंशन? नहीं, बिकॉज ऑफ अधेशन। तो भैया वाटर के केस में तुम बिकॉज ऑफ अधेशन बोल रहे हो, लेकिन मरकरी के केस में बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये भेदभाव क्यों है? क्वेश्चन नौकरी छोड़ दे? ऐसा नहीं होता ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ फ्लूइड इज इन मोशन, फ्लूइड अब मोशन में है, एंड द प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। कह रहा है सर जी क्या कर रहे हो, अभी अभी ही आपको एक क्वेश्चन दिया था जहां पर लिखा हुआ था कि फ्लूइड अगर मोशन में है तो जो प्रेशर एट अ पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन है वो कभी सेम होता ही नहीं। लेकिन लिखा है कि अगर फ्लूइड मोशन में और प्रेशर ऑल द डायरेक्शन पे एट अ पॉइंट सेम है तो प्रभु के हाथ जोड़ लेना भैया, ये प्रभु आसान से नहीं मिलते। ये पता है कौन है? ये भगवान जी फ्लूइड है, ये आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड के केस में ऐसा हो सकता है क्योंकि भगवान जी ही ये सारी चीजें करवा सकते हैं। मैं बोलूं उड़ जाऊं, नहीं उड़ सकता, प्रभु तो उड़ सकते हैं। प्रभु है वो, प्रभु है, प्रभु से कुछ भी हो सकता है। हे प्रभु सिलेक्शन करा देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द फ्लो पैरामीटर एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट अ वेरी पॉइंट देन फ्लो इज सेट टू बी। अब देखो इन्होंने बोल दिया फ्लो पैरामीटर इज रिमेन सेम एट अ वेरी पॉइंट। वेरी पॉइंट कहने का मतलब हो जाता है एवरी पॉइंट। एक्चुअली इन्होंने एट वेरी पॉइंट में ई लगा देना, एट एवरी पॉइंट बोलना चाह रहे थे ये, तो इन्होंने वेरी लिख दिया है। ठीक है, एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर फ्लो पैरामीटर सेम है। ऐसा कब होगा? जब आपका फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। याद रखिएगा गाइस, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, और जो स्टडी अनस्टडी फ्लो देखा जाता है ये देखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्रॉस सेक्शन के बारे में पूछा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट वेयर द फ्लूइड कम्स टू रेस्ट इज कॉल्ड एज। वाह, कह रहा है एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर फ्लूइड रेस्ट पर आ जाता है। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्टैटिक पॉइंट। गलत हो जाएगा, स्टैटिक पॉइंट विल नॉट बी द आंसर। इसका करेक्ट आंसर होता है स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट ऐसा होता है जहां पर मजबूरी हो जाती है फ्लूइड की रेस्ट पे आने की। आना नहीं चाहता लेकिन वो रेस्ट पे है। कब देखा है आपने? पिटॉट ट्यूब में देखा होगा। भाई पिटॉट ट्यूब क्या होता है? इस तरीके से एक वाटर के लिए, वाटर के वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब वाटर यहां से फ्लो होता हुआ आ रहा है। ठीक है, वाटर पार्टिकल इस जगह पे आया, लेकिन इसके ऊपर भी तो पानी यहां तक भरा हुआ है। अब यहां से धक्का लग रहा है वाटर पार्टिकल को तो ऊपर ऊपर जाओ, लेकिन ये जो ऊपर पानी चला गया वो धक्का लगाता है नीचे की तरफ कि नहीं नहीं ऊपर अब नहीं जा सकते, बहुत आगे। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ना मेरे लाल, ये पॉइंट ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, वो एक रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है जिसको हम स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। राइट, ये जो रेस्ट कंडीशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। गाइस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमेशा एक इंपॉर्टेंट रही है, कल भी रहेगी, है ना। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, बट एक गलत है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आई है कंजर्वेशन ऑफ मास से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आई है बर्नौलीज की इक्वेशन, है ना, बर्नौलीज थ्योरम, ये आई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ मास से आया है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैग्नेशन प्रेशर। अब देखो स्टैग्नेशन पॉइंट पता चल गया, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन प्रेशर। अब देखो क्या कह रहा है, स्टैग्नेशन प्रेशर और द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ। अब देखो स्टैग्नेशन प्रेशर या टोटल प्रेशर क्या होगा? तो गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सा हो गया है। राइट, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। कैसे समझो, स्टैग्नेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भैया पीछे से भी धक्का लग रहा है और आगे से भी धक्का लग रहा है। पीछे वाला कह रहा है आगे बढ़ो, आगे वाला कह रहा है नहीं पीछे जा सकते, वो स्टैग्नेशन पॉइंट। उस पॉइंट पे, उस पार्टिकल पे कौन कौन से प्रेशर लगेंगे? तो सबसे पहले तो स्टैटिक प्रेशर लगेगा, स्टैटिक हेड का प्रेशर। राइट, और पीछे से जो धक्का लगा रहा है, जो मोशन करते हुए आ रहा है उसका भी लगेगा। मोशन विद फोर्स हो जाए तो डायनेमिक हो जाता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? देखो काइनेटिक और पोटेंशियल लगा सकते हो, बट इससे ज्यादा बेटर आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिक एंड डायनेमिक। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन टेक्स इनटू द कंसीडरेशन। अब देखो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन,
गाइस यहाँ पर दो तरीके की लाइन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। हमने पढ़ा है HGL, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी जिसे हम कहते हैं TEL, टोटल एनर्जी लाइन, राइट, या फिर एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, EGL भी बोलते हैं। ये सबसे टॉप मोस्ट लाइन होती है और वहां पर हम सारे के सारे हेड्स को ले लेते हैं, राइट। अब सारे हेड में कौन कौन से हेड आ जाते हैं? प्रेशर हेड आ जाता है, प्रेशर की वजह से, काइनेटिक हेड आ जाता है वेलोसिटी की वजह से, पोटेंशियल हेड आ जाता है, राइट। ये सारे हेड हम लोग कंसीडर करते हैं। तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक हेड ओनली काट दो, पोटेंशियल प्रेशर काट दो, काइनेटिक प्रेशर काट दो, पोटेंशियल काइनेटिक प्रेशर, सब आ गया, आंसर ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, कई जब भी जितनी भी चीजें आप लोगों ने देखी हैं, वेंचुरीमीटर, ठीक है, आप लोगों का रोटामीटर, आप लोगों का ऑरिफिस मीटर, है ना, ये सारी की सारी चीजें, साथ में अगर मैं नॉचेस ऑन वियर्स को भी ले लूं, ये सब का सब फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ द फ्लूइड, फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, इन सब को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। वेलोसिटी काट दो, वेलोसिटी के लिए पिटॉट ट्यूब, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप के लिए मैनोमीटर वगैरह लगा लेते हैं, टोटल हेड ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आप लोगों का फ्लो रेट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है मेरे लाल? ये मेजर करता है फ्लो रेट को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है दैट द टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल एट वेरियस प्लेसेस इन द केस ऑफ परफेक्ट इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। गाइस यहां पर नोटिस करिएगा, परफेक्ट वर्ड लिख दिया है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के साथ, फ्लोइंग इन अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम, तो क्या होगा आंसर? कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल होने की जरूरत थी। इसको क्या बोलेंगे? कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग। बहुत सारे लोग बोलेंगे कीप ऑन डिक्रीजिंग, आंसर काट देना। क्यों काटना है? क्योंकि इन्होंने एनर्जी के बारे में बात नहीं करी है, इन्होंने टोटल एनर्जी के बारे में बात करी है। भैया टोटल में अगर तुम देखो तो कुछ कम कुछ ज्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ी ना खारिज कर दोगे। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form of energy to another form. But energy तो constant ही होगी। तो मेरे लाल यहाँ पर आंसर क्या होगा? Total energy will remain constant। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है ऑन एलिवेटेड टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर विच सब्सटेंस। देखो गाइस, एलिवेटेड टेम्परेचर के बारे में मतलब हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो सबसे बढ़िया आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी मिलेगी वो किस में मिलेगी? आइस में बिल्कुल भी नहीं, वो मिलती है सिल्वर में। अगर सिल्वर ऑप्शन में ना हो तो एल्यूमिनियम मत लगा देना, उसके बाद आता है कॉपर, ठीक है। और जब कॉपर ऑप्शन में ना हो तब एल्यूमिनियम लगाना, ठीक है। मैंने आप लोगों को तीन ऑप्शंस दे दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सिल्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच टाइप ऑफ अ वेल्डिंग पूल ऑफ मॉल्टन मेटल इज नॉट यूज्ड। नॉट वर्ड को आप लोगों को एम्फेसिस करना है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग वर्टिकल वेल्डिंग होती है, पूल ऑफ मॉल्टन मेटल यूज होता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ये हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग होती है, पूल ऑफ मॉल्टन मेटल यूज होता है। एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग, एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग इज नथिंग बट इट इज अ थर्मिट वेल्डिंग, और थर्मिट वेल्डिंग में भी हम पूल ऑफ मॉल्टन मेटल को ही पॉर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो पेरेंट मेटल के बीच में, तब जाके हम यूज करते हैं। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग में पूल ऑफ मॉल्टन मेटल जैसा कुछ भी नहीं आपको देखने के लिए मिलता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर आर्क हीटिंग, आर्क के हीट करने के लिए द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ। तो गाइस जब आर्क हीट होता है तो आर्क हीटिंग में अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन और बढ़ा दो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हाइड्रोजन एटॉमिक वेल्डिंग में जाओगे ना, एटॉमिक हाइड्रोजन, उसमें 4400 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर मिल जाता है। इतने टेम्परेचर पे कौन सा मटेरियल झेल पाएगा? कॉपर झेल पाएगा? नहीं। ग्रेफाइट झेल लेगा, टंगस्टन झेल लेगा। क्यों झेल लेगा? क्योंकि ग्रेफाइट और टंगस्टन ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में भी बिल्कुल उसी तरीके से खड़े रहते हैं। अरे हम वैसे वाले। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हॉट टियर और थर्मल क्रैकिंग। देखो हॉट टियर और थर्मल क्रैकिंग बेसिकली आप हर जगह देख सकते हो, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कास्टिंग में। इसका करेक्ट आंसर होगा कास्टिंग डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है थर्मिट वेल्डिंग डिफर्स फ्रॉम द अदर्स मेथड ऑफ द वेल्डिंग इन दैट। ओके ठीक है भाई साहब, थर्मिट वेल्डिंग को अदर वेल्डिंग से क्यों अलग किया गया इसके बारे में भी जान लो। क्योंकि गाइस थर्मिट वेल्डिंग जो वेल्डिंग है उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते हो, उसमें किसी प्रेशर का यूज नहीं करते हो,
उसमें किसी फोर्जिंग फोर्स का यूज नहीं किया जाता है। ये जो वेल्डिंग है ये केमिकल रिएक्शन की वेल्डिंग है, और केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन में भी कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिससे हीट बाहर निकलती है। उस हीट की मदद करके, उस हीट की मदद से हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं। ओके, इट डज नॉट यूज हीट, तो भैया वेल्डिंग होगी नहीं। इट इज लेस टाइम कंज्यूम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोड, क्या कह रहा है, डिफर, इलेक्ट्रोड नहीं रहता, इलेक्ट्रोड तो दूसरों में भी नहीं हो तो चल जाता है। इट एम्प्लॉयज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। आई बिलीव आप लोगों ने एंजॉय करा होगा और आप लोगों को मजा भी आया होगा। तो इस तरीके के अमेजिंग सेशन के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में इसी चैनल पे आप लोगों को लाइव सेशंस भी मिल जाएंगे, जहां पर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरुआत करने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और सेशन के बाद में कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल के साथ जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, और एंजॉय करो और बढ़िया अच्छे से पढ़ते हुए जाओ यार, क्या दिक्कत है। टेंशन हो रही है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का होता है। मस्ती के साथ पढ़ो और बस सिलेक्शन लो। 2025 में कसम खा लो मुझे सिलेक्शन लेना है, और तुम ले लोगे, भरोसा रखो। चलो गाइस, बाय बाय।